नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा के चुनावों की इन दिनों ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया है, जिसका नाम है संजय सेठ। संजय सेठ के नामांकन के साथ ही बहुत सारी चीजें तय होना अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि संजय सेठ का नामांकन एक साधारण सा नामांकन नहीं है कि एक प्रत्याशी उतारा गया है, लेकिन इस प्रत्याशी के बहाने भारतीय जनता पार्टी दरअसल उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उसको मत लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जो इकाइयां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबको लेकर के जो चीजें चल रही हैं उसमें आपस में कितनी एकता है, क्या गठबंधन की ताकत है, उसको मत लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यह भी था लगाना चाहती है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तमाम सारी चीजें इस राज्यसभा के चुनाव के साथ ही साफ हो जाएंगी, क्योंकि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और अब उसके पहले मात्र 2 महीने पहले ही राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की में कितनी एकता है उसको भी दरअसल आकलन करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें प्रत्याशी को जो उतारा है मैदान में, संजय सेठ को। संजय सेठ के बारे में बता दूं, संजय सेठ वो प्रत्याशी हैं जो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने का काम करने जा रही है। संजय सेठ वो प्रत्याशी हैं जो चुनावों को पूरा मैनेजमेंट खुद ही कर सकते हैं, यानी कि चुनावों को जीतने के लिए जो थैली शाहों की जरूरत पड़ती है उसके लिए किसी के मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय सेठ उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के जमीन के कारोबार से जुड़े हुए और एक प्रमुख रियल एस्टेट के कारोबारी हैं प्रमुख। उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था की कमी नहीं है जिसके चलते वो किसी को मैनेजमेंट न कर सके। अब आपको बताता हूं कि दरअसल इन चुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी अपना एक ये समीकरण तय करना चाहती है कि अगर संजय सेठ चुनाव जीतते हैं तो संजय सेठ के साथ ही बहुत सारी चीजें तस्वीर साफ हो जाएगी और यह भी तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी जिनके नेता पर अखिलेश यादव पर पूरा दारोमदार पार्टी ने छोड़ रखा है, हर निर्णय के लिए उन्हें अधिकृत कर रखा है, उनके व्यवस्था में, उनके प्रबंधन में कोई कमी है, यह साफ हो जाएगा अगर संजय सेठ जीतते हैं। मैं आपको वो कारण बता रहा हूं, संजय सेठ अगर जीतते हैं तो क्या तस्वीर साफ होगी। पहला तस्वीर यह होगी कि समाजवादी पार्टी में एकता नहीं है। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग अपना चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया है कि उनकी नहीं सुनी जा रही, बड़े नेता उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का इन दिनों तनाव चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ पल्लवी पटेल जो हैं, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पीडीए नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये कुछ और ऐसे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी में जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में वह भी समाजवादी पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतारा है। दूसरा, बसपा के उमाशंकर सिंह वो प्रत्याशी, एक ही वोट है बसपा के पास, लेकिन बसपा का जो वोट है वो किस करवट बैठेगा यह भी बहुत अहम है और उस पर सबकी निगाहें। उमाशंकर सिंह के बारे में बता दूं, उमाशंकर सिंह अभी आप विधानसभा में आपने देखा होगा, राम मंदिर का जब धन्यवाद प्रस्ताव हुआ उसमें एनडीए के साथ खड़े हुए। अभी जब राम मंदिर में योगी कैबिनेट गई थी और उनके साथ सारे विधायक गए थे, तब भी उमाशंकर सिंह उनके साथ गए थे। यानी कि आपको बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब भी उमाशंकर सिंह ने वोट किया था एनडीए के पक्ष में। यानी कि ये माना जाए कि कुल अगर ऐसा समीकरण चलता है और बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये माना जा रहा है कि बसपा का वोट एनडीए के वोट के साथ जाएगा, क्योंकि मायावती ने ये कहा है कि ना उनके साथ ना इनके साथ, यानी कि वो किसके साथ जाएंगी ये वो खुद फैसला करेंगे और अंत समय में उनके नाम का ऐलान होगा। तो ये जो सारे समीकरण हैं, ये कैसे तस्वीर साफ होगी। और आपको बता दूं, भाजपा का इन दिनों सुभाषपा और आरएलडी, ये 2 दल ऐसे हैं जिनके साथ अभी हाल फिलहाल गठजोड़ हुआ है।
सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं और उन 6 विधायकों में से 2 जो है वो समाजवादी पार्टी से के साथ उनका गहरा ताल्लुक है। यानी कि वो विधायक हैं जिन्होंने सिंबल लड़ा था सुभाषपा के सिंबल पे और प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के। इसी तरह से जयंत चौधरी के 9 विधायक में से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 7 विधायक जयंत के, यानी कि 2 विधायकोों को समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को आरएलडी के सिंबल पर लड़ाया था। और आरएलडी इस बार यही कह करके चुनाव से अलग, गठबंधन से अलग हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन पर अपने प्रत्याशियों को उतारती है। इसीलिए अब ये जो समीकरण आपको बता रहा हूं कि जो सुभाषपा के 2 समाजवादी पार्टी के हैं, आरएलडी के 2 समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कल जयंत चौधरी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने 9 के 9 विधायकों को दिल्ली बुलाया, तलब किया और वहां एक साथ बैठ के खूबसूरत सी तस्वीर मीडिया को पेश की। तो ये समाजवादी पार्टी क्या अपने जो प्रत्याशी हैं उनको इंटैक्ट कर पाएगी? क्या जो है जो समीकरण है इंडिया गठबंधन का वो एकजुट हो पाएगा? अगर किसी तरह से संजय सेठ जीत जाते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आगे आने वाले चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कोई चुनौती नहीं मिलने जा रही है। अगर संजय सेठ जीतते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि अखिलेश यादव का अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर संजय सेठ जीतते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में जो एकता की बात की जा रही है वो दरअसल जमीनी नहीं है, सतही नहीं है, सिर्फ कागज पे है और सिर्फ बयानों में है, धरातल पे वो कहीं नहीं है। और आपको बता दूं, जो रामगोपाल ने पल्लवी पटेल को कहा है कि अगर जो है वो चुनाव में वोट नहीं करती हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, ऐसा नियम नहीं है। अगर कोई राज्यसभा में किसी को वोट करता है तो उसकी सदस्यता नहीं रद्द हो सकती है। अब आपको बताता हूं, ये जो समीकरण है ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई। दूसरा, सुभाषपा दरअसल इसी बहाने राज्यसभा चुनाव के बहाने अपनी चीजों को सेटल कर लेना चाहती है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को सुभाषपा के जो विधायक हैं 6 विधायकों की, उनकी दरअसल बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए सुभाषपा सूत्रों की माने तो सुभाषपा ने यह तय किया है कि 27 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वो सुभाषपा उनके साथ पूरी तरह से जाएगी। हालांकि सुभाषपा के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। अगर मंत्रिमंडल नहीं होता है, का विस्तार नहीं होता है और उन्हें एक आश्वासन दे दिया जाता है तो भी सुभाषपा उनके साथ जाएगी। लेकिन फिलहाल सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक मांग जो जरूर भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी है। अब आपको बताता हूं दरअसल इसका समीकरण क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को 8वीं सीट जिताने के लिए जो वोट चाहिए वो सपा के तीसरी सीट के लिए 3 वोट का जुगाड़ करना पड़ेगा, या और सपा भाजपा को 9 वोट के लिए और सपा को 3 वोट का इंतजाम करना पड़ेगी। ये 9 वोट भारतीय जनता पार्टी को कहां से मिलेंगे और समाजवादी पार्टी को 3 वोट कहां से मिलेंगे? ये दरअसल बहुत सीधा सा समीकरण है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 3 उतारे थे, भाजपा ने 7 उतारे थे, तो ये साफ था कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। लेकिन 8वां प्रत्याशी उतारने के चलते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत उसने 8वां प्रत्याशी उतारा है। कायस्थ 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं। मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं। जो है जया बच्चन को उतारा गया है और आपको बता दूं आलोक रंजन को उतारा गया है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे प्रत्याशी ये कह करके अपने नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं कि इसमें पीडीए कहां है। और तीसरा प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है उनका नाम है रामजी लाल सुमन। वो नेताजी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनको राज्यसभा भेजने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। आपको बता दूं विधानसभा का गणित जो है वो इस समय 403 में से 399 विधायक हैं। अब एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 वोट की आवश्यकता होती है इस लिहाज से, और 37 वोट को एनडीए को 8 सीटें जीतने के लिए 396 वोट चाहिए, लेकिन उसके पास इस समय करीब 287 मतों का इंतजाम है। यानी कि जो 296 चाहिए और 287 हैं, तो बाकी वोटों का इंतजाम उसे करना है। लेकिन उसके 2 विधायक जेल, सपा के पास 108 विधायक हैं, 108 वोट हैं, लेकिन उनके 2 विधायक जेल में बंद हैं। आपको बता दूं, लेकिन उन्हें मतदान की अनुमति अगर जेल से मिलती है तो सपा को तीनों प्रत्याशी जिताने के लिए 111 वोट चाहिए। यदि कांग्रेस के 2 वोट सपा को मिलते हैं
तो भी उन्हें 3 अतिरिक्त वोट चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर कांग्रेस वोट करती है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो भी उसे 3 वोट की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। जेल में अभी फिलहाल 3 विधायक बंद हैं। सुभाषपा के अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं। अगर उन्हें जेल पार्टी कह रही है कि हम अपील करेंगे कि उन्हें अनुमति वोट डालने की मिले, क्योंकि उनका कहना है कि जब जेल से वोट चुनाव लड़ने की परमिशन मिल सकती है तो विधायक हैं, तो उनकी विधायिका अभी रद्द नहीं हुई है, इसलिए उन्हें वोट डालने की अनुमति मिले। अगर सुभाषपा के अब्बास अंसारी को जेल से आने की अनुमति मिलती है, इसमें 2 रोचक चीजें हैं। एक तो जेल से वो आकर के वोट करें, दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का वोट देना पसंद करेगी? ये एक सवाल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जेल से आकर के वोट करने वालों का है, उनका शायद भारतीय जनता पार्टी समर्थन ना करे। इसी के नाते वो बच सकती है इस चीजों से। और आपको बता दूं, अब्बास को मंजूरी मिली तो जेल में सपा के भी विधायक बंद रहे, इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव। ये दोनों विधायकों को भी वोट डालने की अनुमति मिलेगी अगर अब्बास अंसारी को वोट डालने की अनुमति मिलती है। ऐसे में संभावना बिल्कुल साफ है भाजपा जेल में बंद विधायकों को वोट देने की मंजूरी देने का विरोध करे। इससे नाते वो नैतिकता से ही बच जाएगी और इस जो समीकरण बिगड़ा है उससे, क्योंकि अगर जेल से विधायक छूटे तो भाजपा को 1 मिलेगा लेकिन सपा को 2 वोट मिलेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को प्रबंधन की कमी हो सकती है। एनडीए के पास इस समय 252 वोट हैं, 287 जो वोट हैं 287। भाजपा के पास 252 हैं, अपना दल के पास 13 हैं, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के पास 9 हैं, सुभाषपा के पास 6 हैं और निषाद पार्टी के पास 6 वोट हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, ये समीकरण है वो किस तरह से बैठेगा। पहला तो क्रॉस वोटिंग जो करेगा उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। आपको बता दूं पहली मतों के आधार पर गिनती होगी, यानी कि जो गिनती होती है वो किस लिहाज से होती है आपको बता दूं, क्योंकि जो 10 सीटों पर जो 11 प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, इसके चलते मतदान होगा। मतदान में दोनों दलों के अपने प्रत्याशियों को समान वोट दिलाने की जगह वरीयता के वोट दिलाने की प्राथमिकता होगी। यानी अगर भाजपा के किसी प्रत्याशी को 40 वोट मिल जाते हैं तो उसके जो 37 वोट हैं वो उसके प्रथम वरीयता में रहेंगे और जो उसके 3 वरीयता वाले वोट हैं वो उसके जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसकी प्रथम वरीयता में जोड़ दिए जाएंगे। इसलिए भाजपा चाहेगी कि प्रथम वरीयता के वोट किसी को 40 मिले, किसी को 45 मिले, ताकि जो उसका 8वां प्रत्याशी है वो ये वोट उसमें शिफ्ट हो जाए। इसी के चलते दूसरी वरीयता के आधार पर भी होगी मतों की गिनती। ब्रजभूषण दुबे जो है निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके मुताबिक 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 11 प्रत्याशी होने का प्रथम और द्वितीय के मतों के कारण ये मतों की गिनती की जाएगी। पहली वरीयता के जिन्हें 37 वोट मिलेंगे वो जीतेंगे, उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय वरीयता के मतों को भी गिनती की जाएगी। द्वितीय वरीयता के जिस प्रत्याशी के जिस ज्यादा वोट जिस प्रत्याशी को अधिक मिलेंगे वह भी विजेता होगा। तो ये जो चुनाव का समीकरण है ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और सबकी निगाहें अब 27 फरवरी को लगी हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय से हमें जरूर वाकिफ कराइएगा। और अब राज्यसभा का चुनाव ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जब इसकी तस्वीर साफ होगी कि लोकसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है। ये दरअसल वास्तविक सेमीफाइनल यही होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।